हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम करने क्या वाले हैं, उसमें हम क्योंकि हमारी जो सीरीज है सी सेट की डेली प्रैक्टिस सीरीज, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है आज। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम 2023 के पीवाई क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं सी सेट के। और इनको हम करेंगे क्या, फिनिश करेंगे इनको 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में होंगे। तो आज उसके जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए होगा। और चूंकि इस 2023 के पेपर को ना सबसे उस टाइम का सबसे हार्ड पेपर बताया गया था, तो उसी को हम सॉल्यूशन करेंगे, उस सबसे हार्ड पेपर को। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो ये है 2023 का पेपर और हम इसी में से सॉल्यूशन करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है मैथमेटिक्स का, वो यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जब स्टार्टिंग में हमने क्लास स्टार्ट की थी, बीच बीच से मैं उठाया करता था। पहला क्वेश्चन बोल रखा है इसने, राजू के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, रेड जूते कितने हैं? 10 और जो कितने हैं, जोड़े लिख रखा है, जोड़े यानी एक जोड़े में 2 जूते, यानी टोटल कितने जूते हो गए? 20 जूते कितने रेड हो गए, ठीक है। 9 जोड़ी सफेद जूते हैं, सफेद यानी व्हाइट, व्हाइट कितने हैं? 9 जोड़े लिखे हुए हैं, यानी 9 दूनी 18 जूते टोटल सफेद हो गए। इसके अलावा 8 जूते काले हैं, काले यानी ब्लैक, और कितने हैं? 8 है, 8 दूनी 16, यानी 16 जूते अलग अलग, देखो लेफ्ट राइट मिला के, तो 16 हो गए, टोटल जूते हो गए इतने। यदि वह पहनने हेतु एक लाल जोड़ा लेने के लिए डिब्बे में यादृच्छिक रूप से एक एक करके बिना उसे वापस रखे जूते निकाल दे, तो अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? इसको एक चाहिए लाल, जो है जूतों का एक जोड़ा चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों जूते चाहिए। तो उसको मैक्सिमम कितने प्रयास करने होंगे? तो मैक्सिमम उसको देखो कितने प्रयास करने होंगे। एक देखो, माना उसने एक एक निकालना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में पहले उसने सारे व्हाइट निकाल लिए, मान लेते हैं रेड एक भी नहीं निकला, व्हाइट निकल गए सारे, अभी तो एक भी नहीं आया ना। देन उसने फिर व्हाइट खत्म हो गए, फिर उसने कोशिश की एक एक निकालना स्टार्ट किया, तो 16 के 16 ब्लैक निकल गए, लेकिन अभी तक रेड नहीं आया। ये हो सकता है ना, मैक्सिमम पूछा, अधिकतम से अधिकतम कितनी संभावनाएं हैं, कितने प्रयास करने होंगे मैक्सिमम। तो उसने 18 के 18 व्हाइट भी निकाल लिए, 16 के 16 कितने ब्लैक भी निकाल लिए, लेकिन क्या हुआ, उसके जो जूते थे ना वो नहीं आए, अभी रेड एक भी नहीं आया। यानी कि उसने अभी तक टोटल कितने प्रयास कर लिए? उसने प्रयास कर लिए 34 प्रयास कर चुके हैं ना, 34 प्रयास कर चुका। अब देखो, अगर इसने ऐसे दिया होता कि केवल लाल का एक जोड़ा पूछा होता, लाल का एक जोड़ा पूछा, अगर सिर्फ ऐसा है कि लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं, लाल का जोड़ा हो, चाहे दोनों लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो इसमें केवल अब बच्चे कुछ जूते केवल रेड बच रहे थे और उनमें से केवल 2 जूते निकालने थे ताकि एक जोड़ा बन जाता, तो कितना पर कितना आता? 36 आता। लेकिन अगर हमें इसमें ना आंसर इस तरीके से माना गया है कि उसको एक लेफ्ट चाहिए और एक राइट चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट कैसे आ सकता है? देखो 34 तो हो चुके ब्लैक एंड व्हाइट प्लस, अब रेड जितने थे, रेड कितने थे? 20 थे, 20 में 10 लेफ्ट थे, 10 राइट थे। हमने माना कि ये हो सकता है कि उसने निकालना स्टार्ट किया और 10 के 10 बार केवल उसका लेफ्ट लेफ्ट जूते निकले, मतलब राइट का एक भी नहीं आया, तो अभी तक फिक्स हमारी एक जोड़ी नहीं बनी ना। तो 10 के 10 लेफ्ट निकल गए, अब बचे केवल राइट, तो केवल एक जूता और निकालना पड़ेगा राइट का। तो यहाँ पे एक जूते की पूरी जोड़ी पहनने के लिए बन जाएगी लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि कितने बन जाएंगे? 34 और एक 4 और एक 5, 45। उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा 45, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इसको 45 मैक्सिमम प्रयास करने होंगे एक लाल जूते की जोड़ी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोई बल्लेबाज केवल एक रन लेते हुए क्या तो एक लेता है, या चौका बना ले, चौके या फिर छक्के, केवल इनसे वो 25 रन बनाता है, ठीक ठीक कितने प्रकार से बना सकता है? तो देखो ये है ना टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन इनका लॉजिक समझ आता है ना, तो वहां पे भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो देखो हम वो इसमें ये फिक्स नहीं दे रखा कितने चौके कितने छक्के, हमें कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 25 होना चाहिए इन चीजों का यूज करते हुए। तो कैसे हो सकता है? देखो एक तो ये हो सकता है कि 25 के 25 रन किससे बना ले, एक से एक एक लेके बना ले, केवल एक पॉसिबिलिटी है ऐसी, ठीक है। इसके अलावा और कितनी पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा देखो, अब हम चलते हैं छक्के पे, चलते हैं। मान लेते हैं उसने 6 चौका 24, 4 छक्के दे गए, 4 छक्के दिए, यानी कि एक रन कितना लिया? एक बार लिया, टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं उसने 3 छक्के दिए, यानी 18, 6 18, अब बचे कितने? 7 और चाहिए, 7 और चाहिए, यानी कि उसने एक एक लेके, अभी हम चौके को नहीं गिन रहे, सिर्फ छक्का और एक रन से गिन रहे हैं, तो 3 छक्के मार सकता है, 2 छक्के मार सकता है, एक छक्का मार सकता है, यानी कितनी की पॉसिबिलिटी होगी? 1 2 3 4, 4 ये हो गई,
4 पॉसिबिलिटी हो गई। आई होप आपको समझ आ गया। केवल छक्के छक्के गिने हैं हमने। अभी हम केवल चौके चौके गिनते हैं। तो देखो चौका के कितने मार सकता है, वो 6 चौके मार सकता है, 6 चौके, 5 मार सकता है, 4 मार सकता है, 3 मार सकता है, 2 मार सकता है, 1 मार सकता है, और बाकी हुई शेष एक एक रन से ले लिया। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 6, 6 पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक है ना। अब एक कंडीशन और बनती है कि मानते हैं उसने छक्का मारा, 3 छक्के मारे उसने, ठीक है, 3 छक्के मारे और 6 18 हो गए, और एक चौका मार दिया, 4 एकम 4, 18 3 22, और शेष एक एक रन से ले लिया। एक कंडीशन बन गई। अब मान लेते हैं उसने 2 चौके और मारे, 2 चौके मारे, दो छक्के मारे, 12 रन हो गए। अब वो 12 कैसे कैसे बना सकता है, 13 रन बच गए ना, 6 12 हो गए। अब उसको 13 रन और बनाने हैं 25 के लिए, तो कैसे कैसे बना सकता है। मान लेते हैं वो एक चौका बनाता हो, बचे हुए शेष एक एक रन से ले ले, या फिर उसने 2 चौके मारे हो तो भी 8 बन गए, शेष 4 एक एक रन से ले लिया, या फिर उसने 12 रन तो बना लिए 3 चौकों से, और 2 छक्के लगा दिए, 12 12 24 हो गए, और एक में कितना रन ले लिया, 1 रन ले लिया, हो सकता है। तो और इसी तरीके से मान लेते हैं उसने एक छक्का मारा, एक छक्का मारा, एक छक्का मारा, यानी अब उसको 18 19 रन चाहिए, 6 ही आए हैं, 19 रन चाहिए। तो कैसे कैसे बना सकता है वो, तो वो कैसे कैसे बना सकता है, देखो 4, या तो एक चौका मार दे, या 2 मार दे, या 3 मार दे, या 4 भी मार सकता है, क्योंकि 16 18 रन चाहिए ना, तो 16 तक 4 चौके मार सकता है। यानी कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4, तो एक हाथ से हो गई, 5 6 7 7 और एक ही हो गई 8, यानी 8 कंडीशन टोटल ये हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्योंकि 6 के अगर 3 छक्के मारता है तो केवल एक ही चौका मार सकता है 25 बनाने के लिए, 2 अगर छक्के मारता है तो 12 रन बनाने के लिए 3 चौके भी अलग अलग, या तो एक चौका मार सकता है, 2 भी मार सकता है, 3 भी मार सकता है। और यदि एक ही छक्का मारता है तो वो फिर 16 रन बनाने होंगे, उसको 18 रन बनाने होंगे, 6 एकम 6, यानी 19 रन बनाने होंगे। 19 रनों को कैसे कैसे बना सकता है, एक चौका मार दे, बचे हुए 1 रन से ले ले, 2 चौका मार ले, शेष 2 1 1 रन से ले ले, 3 चौका मार दे, 1 रन ले ले, 4 चौका मार दे, 16 रन हो गए, और बचे कितने, 3 बचे 19 में से, तो 3 1 1 ले लिया। तो 8 तो ये हो गई, 6 ये हो गई, 4 ये हो गई, 1 ये हो गई, इतने ही कंडीशन बनेंगी। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19। तो इसका राइट आंसर कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी रन बनाने के, कितने अनुक्रम हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ ही आया होगा। 4 पत्र हैं और 4 लिफाफे। 2011 वाला क्वेश्चन रिपीटेशन, लेकिन वो किससे था, वो प्रायिकता से था। ठीक ठीक एक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डाला जाता है। यदि लिफाफे को यादृच्छिक रूप से डाला जाता है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एब्जेक्ट है, स्टेटमेंटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम है जो हमने 2011 में क्वेश्चन किया था, वो प्रायिकता से था, जिसका आंसर आया था ठीक ठीक डालने की प्रायिकता टोटल 24, और हर हर में एक ही पत्र जा रहा है, 1/24 आई थी। तो यहाँ प्रायिकता से नहीं है, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर दिया। तो यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। अब आप सोचो, 4 पत्र हैं, एक पत्र, 2 पत्र, तो 4 लिफाफे हैं, और ये 4 पत्र हो गए, 1 2 3 और 4, ये हमने पत्र मान लिए। ये लेटर है और ये लिफाफे है। पत्रों को पी मानते हैं, लेटर को लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4। एल से हमने लिफाफे माने और पी से पत्र मान लिए। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। ये कभी भी संभव नहीं है। कैसे नहीं है, मान लेते हैं कि 4 ही है ये पत्र हैं और 4 ही लिफाफे हैं। अगर एक में गलत डाल देंगे ना, मान लेते ये एक इसका है ही नहीं और इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, जो एक वाला जो था वो किसी और में डालना पड़ेगा। समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो गलत होगा ही, साथ में दूसरे को भी ले बैठेगा, मतलब 2 गलत तो होंगे ही होंगे। इसी तरीके से किसी को भी देख लो आप, अगर मान ली 2 नंबर में किसी को डालना था, 2 की जगह किसी और को डाल दिया, तो वो जो 2 नंबर वाला था ना, वो भी फिर किसी और में जाएगा, क्योंकि एक ही डालना, किसी एक में डालना जरूरी है। यानी कि एक गलत तो कभी नहीं हो सकता, होंगे तो कम से कम 2 गलत होंगे। समझ रहे होंगे। एक बार आपने एक लिफाफे में गलत पत्र डाल दिया, यानी कि दूसरे में भी गलत डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो गलत डाला है, उसका जो सही वाला था ना, वो भी अब किसी में जाके किसी को गलत करेगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि यह संभव नहीं है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो यह गलत हो गया पहला। दूसरा देखो, ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल दो पत्र ही सही लिफाफे में जा सके। ऐसे केवल 6 तरीके हैं। तो देख गिनने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने पहले लिफाफे में सही डाल दिया, फिर दूसरे में लिफाफे में सही डाल दिया, पहले में सही डाल दिया एक पत्र, तो केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में। ऐसे देखने 2 तो गलत होंगे ही, हर बार एक गलत डाल रहे हैं। तो एक के साथ 3 में सही चला गया, एक के साथ 4 में सही मानते हैं। एक पहले में सही डाल दिया, फिर दूसरे में, एक में 3 में डाल दिया, एक में 4 में, 3 पॉसिबिलिटी ये बन गई। दूसरी क्या बन सकती है, मान लेते हैं दूसरे में सही डाल दिया, तीसरे में सही डाल दिया, और तीसरे में सही डाल दिया, चौथे में सही डाल दिया। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी डल सकती है कि दूसरे के साथ दूसरा, तीसरा, तीसरा चौथा। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है दूसरे में सही डाल दे, चौथे में सही डाल दे। हो सकता है ना। देखिए कितनी कंडीशन बनेगी। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं सोच रही। देखो 3 तो ये हो गई, 4 5 6, और इसमें क्या दिया है
केवल 6 तरीके हैं जिनसे केवल 2 पत्र मतलब सही लिफाफे में जाएं तो बिल्कुल सही है। 6 ही हैं, इसके अलावा और हमें सूझ भी नहीं रही कोई। अगर कोई एक पत्र गलत लिफाफे में जाता है तो इसका मतलब है कि केवल 6 पॉसिबिलिटीज ऐसे होंगी जो सही लिफाफे में जाएंगी, 2-2 पत्रों की। तो इसमें दूसरा सही है और आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा केवल 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है, ये 100 से भाग दे तो शेषफल क्या रहता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सीधा सीधा इसको काट देंगे, भाग दे देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो 100 को काटो तो ये आ जाएगा 20×5 100। 95 को काट दो, 75 को काटोगे तो ये आ जाएगा 1, बच गए 4, 45, 9×5 = 45, 19 आ गया। फिर 20 को काट दो 2 से, ये देखो 10 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया 4 और 8 48, फिर कट जाएगा, ये 5 आ गया, फिर 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 24 और ये 5 कट जाएगा 85 से 1 और 7 सब बस। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, 100 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये लो, ये आ जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट से अच्छे से सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हुए, इकाई अंक से 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर क्या करते हैं, जितनी पावर होती है ना उनमें 4 का भाग देते हैं। एक तो ये हो जाएगा कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो पहले और फिर 4 का भाग दो। दूसरा तरीका ये होता है कि ना इनमें सब में अलग अलग 4 का भाग दे लो। 9 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा ना, वो हमें पावर पे रख लेंगे। 9 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 5 में देंगे 4 का भाग तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और 3 और 1 तो वैसे ही 4 से छोटे, यानी 3 × 3 यानी 9 बच गया। अब इसमें फिर से 4 का भाग दो यानी 1 बच गया। तो 2 के ऊपर 1 रखेंगे तो रिमाइंडर इकाई का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 2। रिमाइंडर इससे क्या आया 1 आया, और 1 को जब इसके ऊपर रखेंगे ना तो हमें लास्ट वाले अक्षर से मतलब है 2 की पावर 1, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। ए बी सी डी ई एफ भिन्न शून्येतर अंक है, यानी कोई भी 0 नहीं है इनमें से और अलग अलग है। ए बी सी डी ई एफ देखो, ए बी सी डी ई एफ, यदि इन दोनों को कैलकुलेट जोड़ते हैं तो कितना आता है 1 1 1 1 आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ का मान क्या होगा। अब देखो ये सारी संख्याएं है ना शून्य भिन्नेतर है, यानी 1 से 9 तक है, अलग अलग है और इसमें 0 नहीं है, इस तरीके से है ना। अब आप सोचो इनको जोड़ने पर कोई भी 2 संख्याएं हैं इनमें से, उनको जोड़ने पर एक कैसे आ सकता है। एक देखो, एक में कुछ भी जोड़ोगे, हम कुछ भी कर ले एक नहीं ला सकते। केवल एक कंडीशन पे हम एक ला सकते हैं कि जब इन दोनों को जोड़े ना तो 11 बन जाए, 11 बन जाए, एक ही कंडीशन है ना। इन दोनों को जोड़े तब एक आ सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन बता दो जब इनको जोड़ने पर 11 एक आ जाए, फाइनल में 11 आ जाए, यानी एक तो चला जाएगा हासिल में और एक आ जाएगा क्या इधर आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है, 11 आएगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा, कैरी है हासिल आ जाएगी, है ना। अब अब यहाँ पे एक कैसे आ सकता है, इस एक का तो हमने देख लिया, देखो इस एक का तो हमने देख लिया 11 आया तब एक आया और यहाँ पे एक आगे कैरी। अब यहाँ पे एक कैसे आ सकता है, यहाँ पे एक तभी आ सकता है ना कि बी और ए कोई 2 संख्या सही ले कि उनको जोड़ने पर कितना आ जाए 10 आ जाए। बी और ए को 10 जोड़े, ऊपर से एक कैरी आएगा 11 हो जाएगा, देन फिर से 11 हो जाएगा तो फिर एक यहाँ चला जाएगा, यानी कि बी और ई कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10। ठीक है, सी प्लस एफ कितना आ रहा था 11 और बी प्लस ई को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए प्लस डी यहाँ पे 11, फिर वही कंडीशन होगी सेम, एक कैरी है यानी कि एक जोड़ने पर 11 हो जाना चाहिए, तो ए और डी कितना होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए। 10 में तब एक जोड़ोगे तभी तो 11 होगा, तो कितना हो जाएगा ए और डी 10 हो जाएगा। अब इनका मान हम अलग अलग मान सकते हैं, जैसे 11 को हमने 7 और 4 मान लिया, 6 और 5 और सॉरी 8 और 2 मान लिया, और इसको भी ऐसे 10, मतलब इनको जब मान रखेंगे ना तो ये 10 आना चाहिए। तो हमें मान रखने की जरूरत नहीं है, हमें बता रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ का टोटल मान क्या होगा। तो हमें मान रखने में इतना टाइम खपाना ही नहीं है, क्योंकि सी प्लस एफ का टोटल मान कितना आ रहा है 11, बी प्लस सी का टोटल मान क्या आ रहा है 10, और ए प्लस डी को जोड़ने पर क्या आ रहा है 10, यानी सबका टोटल मान आ रहा है, सभी आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये कितना आ गया टोटल 31 आ रहा है, इन सभी को जोड़ने पर इनका सबका मान कितना आना चाहिए 31 आना चाहिए। तो ये इसको एकदम सही बैठा देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 आ जाएगा। और वैसे भी कर सकते हो आप, देखो ऑप्शनों को कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि इनके अंकों का योग 4 है तो इनके अंकों का योग भी जोड़ने पर 4 आना चाहिए। 8 + 2 का भी नहीं है, 9 + 2 11, 3 का 3, 3 + 1 4, ये सही है बिल्कुल, अंकों का योग 4 ही है, क्योंकि वहाँ पे 1 1 1 1 का अंकों का योग भी 4 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या के अंकों का योगफल से अनुपात करेंगे, यदि जैसे ए बी सी 3 अंकों की संख्या, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 3 अंकों की संख्या को, 10 से प्लस 100 सैकड़े वाले को तो 100a + 10b दहाई प्लस सी इकाई का अंक हो गया, और टोटल
इनका योग a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से दे रखा है। जो मान प्राप्त होना चाहिए ना वो लघुत्तम प्राप्त होना चाहिए, यानी छोटे से छोटा मान प्राप्त होना चाहिए। ये कैसे प्राप्त हो सकता है? ये तभी प्राप्त हो सकता है कि ये छोटा से छोटा मान कब प्राप्त होगा, जब जब भाग दे रहे हैं वो तो बड़ी से बड़ी संख्या हो, भाग दे रहे हैं वो तो बड़ी से बड़ी संख्या, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटी से छोटी हो। मतलब कि ये जितना ऊपर वाला जितना छोटा हो और नीचे वाला जितना बड़ा हो, भाग बहुत ज्यादा में दे रहे हैं, बहुत बहुत कम संख्या में बहुत बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, यानी छोटा मान आएगा। इस तरीके से हो तभी क्या हो सकता है, हमारा मान लघुत्तम आ सकता है। और यदि वो ऐसे पूछता है कि अधिकतम मान कितना आ सकता है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, यहाँ से बड़ी से बड़ी, उल्टा हो जाता। तो ऊपर अगर छोटी से छोटी संख्या लेनी है तो देखो सैकड़े के अंक पर, चूंकि ये 3 अंक इस प्रकार है, और बनेगा कहाँ से 3 अंकों की संख्या, या तो 1 से बनना स्टार्ट हो जाएगी, 1 से बनना स्टार्ट हो जाएगी तो सैकड़े के अंक पे 1 आ जाएगा। लेकिन अभी एक बार नीचे देख के आते हैं। इन संख्याओं का योग अधिकतम होना चाहिए भाग देने के लिए। नीचे वाली संख्याओं का अधिकतम कैसे हो सकता है? यदि 9 मान हो, यदि 9 मान हो, और यदि तीसरी संख्या को भी हम 9 मान लेंगे, ज्यादा से ज्यादा तो 9 ही मान सकते हैं ना, इसको भी 9 ही मान सकते हैं, इसने नहीं दे रखा है कि रिपीटेशन होता है या नहीं होता, तो 9 मान सकते हैं दोनों को। लेकिन इसको भी अगर 9 मान लेंगे तो फिर संख्या ऊपर जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ऊपर के हिसाब से भी तो देखना है, ऊपर भी तो 999 बन जाएगी, फिर वो 999 इस तरीके से बन जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी। छोटी से छोटी ऊपर कैसे बन सकती है? अब यहाँ पे एक ही माने हम, सैकड़े के अंक पे सबसे छोटी संख्या मान ले और बच्ची कुछ 2 सबसे बड़ी मान ले, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 199। अब देखो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी ऊपर के हिसाब से, किसके हिसाब से कि भाग सबसे बड़ी संख्या में दे ले, इनको जोड़ने पर 9 9 18 और एक 1 मतलब 19 हो जाएगा। 199 में जब भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 19 आ जाएगा, 19 आ गया। जबकि अब आपको सोचोगे कि सर 101 101 ले लो, 111 ले लो, 111 लोगे, देखो एक 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 यहाँ पे 3 ही बनेगी, नीचे भाग देने में कितनी छोटी संख्या हो गई, और यहाँ से देखो 19 से भाग देने में बड़ी संख्या चाहिए हमें, ठीक है। तो भाग देखो 3 का ही देंगे तो कितने, 111 में यदि 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा होगा, देखो 3 3 9, 3 3 9 और बच गए 2, 3 7 21 37 बार जा रहा होगा। और यहाँ पे देखो 19 का भाग देके देखेंगे, देखो 19 से कम 19 एक बार गया, एक बार गया, देन 19 से कम 19 के बाद अब 9 में भाग नहीं जा रहा, फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा, फिर 90 हो जाएगा, 19 दूना 38, 38 38 76, 1.4 आ गया, केवल 1.4 बार भाग जा रहा है। जब यहाँ पे देखो 19 में भाग देके देखो, देखो 19 में एक बार गया, और फिर भाग 9 में नहीं जा रहे हैं, भाग टूटने का 0 लग गया, 10 बार गया, फिर पॉइंट 90 में 19 चौक 76, 76 19 मतलब 4 बार जा रहा है, 10.4 आ गया। और जबकि यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, कैसे क्यों, हम 8 भी तो मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 + 8 + 9 आ जाता, नीचे जोड़ते तो कितना होता है 18 होता। और 189 में यदि 18 का भाग देते तो 18 का एक बार 18 का, फिर भाग टूटता 10 पॉइंट, और फिर 90 आ जाता, फिर 5 बार चला जाता, पूरा पूरा 10.5, यहाँ पे 10.4, यानी न्यूनतम मान क्या चाहिए, 10.4 आ रहा है, कब आ रहा है, जब 199/19 हो। तो अब पूछ रखा है हमारे हिसाब से ये आया सबसे ज्यादा सही कि लघुत्तम मान कैसे आ सकता है। अब इसने पूछा है डी के सैकड़े के अंक पर और इकाई के अंक के बीच अंतर क्या है। सैकड़े का अंक क्या है, सैकड़े का अंक क्या है, और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या माना है 9, इकाई का अंक देखो क्या है 9, 199 में इकाई का अंक क्या है 9, और सैकड़े का अंक क्या है 1, 9 में से 1 गया तो डिफरेंस से पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्योंकि 4 से स्टार्ट के 10 तक 7 क्वेश्चन हो गए, हमें 3 क्वेश्चन ऑन करने हैं आज से। ये देखो 5 धन पूर्ण संख्याएं हैं, पी क्यू आर एस टी में से आवश्यक नहीं कि यही क्रम हो। 3 है सम, उनमें से 2 है विषम, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पी क्यू आर एस टी निश्चित रूप से सम है। देखो इन संख्याओं में 5 संख्याएं हैं, जरूरी नहीं है इनमें से क्रम कोई भी हो, 3 को सम मानना है, 2 ही सम मानने हैं। तब हमें बताना है कि क्या हर कंडीशन में, पहले के हिसाब से हर कंडीशन में क्या सम ही मान आता है। तो मैंने कंडीशंस बताई हैं कि जब ओड में आप जोड़ दो घटा दो तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। और यदि अलग अलग संख्याएं हो जाए, एक हो जाए ओड हो जाए और एक हो जाए इवन हो जाए, फिर जोड़े या घटाए इस तरीके से कभी करे ना, तो अगर आपको ये याद नहीं रहे ना, आप इनकी जगह मान रख के देख लो। जैसे कोई 2 सम संख्या ले लो, कोई सम संख्या ले लो, 5 ले लिया, 3 ले लिया, इनको जोड़ रहे घटा रहे हैं, तो देखो घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी। तो हर कंडीशन में क्या आ रहा है, एवन आ रहा है। इसी प्रकार से इसको भी देखोगे तो देखो, इसको मान लेते हैं 5 ले लिया, इसको मान ले सम संख्या लेनी है 2 ले लिया, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ये या तो 7 आएगा 3 आएगा, यानी कि क्या आएगा विषम संख्या ही आएगी हर कंडीशन में।
ये आएगा ना। तो देखो अब पहली कंडीशन देखते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस और माइनस टी। मान ले तीन तीन संख्या को क्या लेना है, सम संख्या लेना है, और दो को लेना है विषम। मान लेते हैं इस पहले इसने दिया जैसे ही ले लेते हैं, इन तीनों को हमने सम ले लिया तो इनको जोड़ेंगे तो सम, इनको जोड़ेंगे तो सम, इधर से तो टोटल क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस एस माइनस टी, जिन दोनों के विषम विषम लेंगे तो मैंने कहा चाहे विषम विषम सम लो, चाहे चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कुछ भी हो, दोनों यदि विषम विषम है तो उसका मान क्या आएगा, इवन ही आएगा। यानी कि इवन माइनस इवन, फिर से वो सेम संख्या आ गई, सेम समान संख्या आएंगी तो मान भी कैसा आएगा, इवन ही आएगा। एक कंड पहले के हिसाब से तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब एक कंडीशन और लेके देखते हैं। मान लेते हैं हम शुरू के दो तो सम है, ये बीच वाले मान लेते हैं कि ये दोनों बीच वाले विषम मान लेते हैं, फिर इसको सम मान लेते हैं, तीन माने हैं सम, इन दोनों से क्या आ गया, इवन आ गया। ठीक है, इन दोनों से एक सम है एक विषम है, इनसे क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा, अपोजिट है ना। और लास्ट वाले को हमने ओड माना है तो लास्ट वाला भी क्या है, ओड है, ओड। अब देखो यहाँ से देखोगे, देखो इसमें से इन दोनों जस्ट अपोजिट है, इनको जोड़ोगे तो ये ओड आ जाएगा, क्योंकि विषम सम है तो इनको जोड़ोगे तो कोई विषम संख्या आएगी हमारी, लेकिन उसमें फिर से वही सम संख्या घटाना पड़ेगा, यानी कि फिर से सम आ जाएगी, दोनों सेम हो गई। यानी कि हर कंडीशन में हमें दोनों देख के लगा के देख लो, और भी लगा के देखेंगे तो ये कंडीशन बिल्कुल सही बैठेगी कि ए है ना वो बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन की बात करें तो टू क्यू प्लस टू पी प्लस क्यू प्लस टू एस टू आर टू एस टी निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, निश्चित रूप से क्या है, एक विषम संख्या है। हमें भी हम लगा के देखें, क्योंकि एक बात याद रखना, किसी भी संख्या को दो से गुना करेंगे चाहे ओड हो इवन होगा तो सीधी सीधी इवन बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो हम इनमें से तीन को सम मानते हैं, दोबारा से वही इन तीनों को ओड मानते हैं। तो देखो ये तो इवन हो गया, ये भी इवन रहने वाला है, ये भी इवन रहने वाला है। चलो इन्हीं को इवन ही, इन्हीं को मान लेते हैं, यही है, इसके अलावा और कुछ मानेंगे तो सीधे इवन हो ही जाएंगे। और इन दोनों को हम ओड मान लेते हैं, ओड ओड मानते हैं। देखो सम प्लस विषम क्या हो जाएगा, विषम, ओड। फिर विषम प्लस सम फिर से विषम आ जाएगा, माइनस इधर भी सम प्लस विषम चल रहा था क्योंकि इन दोनों को माना है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, सम में से विषम गया तो विषम आ जाएगा। और जब विषम में से विषम जाएगा तो आ जाना चाहिए इवन, इवन आ जाएगा, यानी कि निश्चित रूप से विषम है, ये कंडीशन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पी क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 7 11 11 13 17 इस तरीके से हो गए। और सी क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी 4 6 8 9 10, जिसमें दो का, जिसमें केवल खुद का भाग जाता होगा वो अभाज्य संख्या, केवल खुद का भाग जा रहा और किसी का नहीं जा रहा। और जिसमें खुद के और एक के अलावा, खुद के और एक के अलावा किसी तीसरे संख्या का भाग चल जाए वो भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में खुद का जाएगा या फिर एक का जा सकता है। पहली कंडीशन देखो, सम हो सकता है टी प्लस सी, पी माइनस सी सम हो सकता है। हमें एक एक हो सकता है का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक कंडीशन मिल जाए हमें जो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखी हो तो वो सही हो जाएगी। और निश्चित रूप से दे रखा हो मतलब एवरी कंडीशन, हर हाल में निश्चित रूप से दे रखा हो यानी हर हाल में वही आना चाहिए। हो सकता है तो हमें एक मान निकालना है, जैसे पी प्लस सी सम, पी माइनस सी सम। जैसे कि सम कैसे हो सकता है, मान लेते हैं पी क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं में से एक संख्या हमने चूज कर ली, जैसे 7 कर ली, और 7 कर ली। और पी प्लस सी क्या है, एक भाज्य संख्या है, हमें सम लेकर आना है, बस एक बार आ जाए। तो जैसे हम कोई भाज्य संख्या ले ले, इसको अभाज्य 7 ली है तो भाज्य संख्या ले ले 4 ले ले, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 और 4 11, ये भाग नहीं जा रहा, ये नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। देखो दोबारा लेते हैं, एक कंडीशन लानी है ना हमें, बस हम लेते हैं 11, अभाज्य संख्या तो ले लिया 11 और भाज्य संख्या ले ली 9, यहाँ से ये उठा लिया, एक ये उठा लिया 11, और नीचे भी ये ले लिया 11 में से 9 घटाना है। अब देखो 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 20, और नीचे आ जाएगा 2, और इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा 10, यानी 10 क्या है, सम संख्या है। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही हो रही है, हो सकता है कि पी प्लस सी बटे पी माइनस सी क्या हो जाए, सम संख्या हो। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, राइट हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन पे हम चलते हैं, तो क्या बोल रहा है, टू पी प्लस सी विषम हो सकता है, एक मान ऐसा लेकर आना है कि टू पी प्लस सी क्या आ जाए, विषम हो जाए। 2 इंटू पी क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी हम कोई भी संख्या मान लिया कि अभाज्य संख्या है, जैसे मान ले 3 ही मानते हैं, 3 अभाज्य संख्या, 6 हो गया, 6 में कुछ ऐसा जोड़ दे कि अभाज्य हो जाए, वो सॉरी विषम हो जाए। तो सी हमें भाज्य संख्या चूज करनी है, भाज्य संख्या आपको पता है, तो 6 में क्या जोड़ेगी भाज्य संख्या, भाई कौन सी भाज्य संख्या जोड़ेगी,
विषम संख्या आ जाए, 6 में जोड़ दे, हम 9 ही ले ले, फिर वही बात, 9 भाज्य संख्या ही है, 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 क्या है, विषम संख्या, यानी हो सकता है। आ गई कंडीशन, सही बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो, पी से विषम हो सकता है, भाज्य और अभाज्य इन दोनों को गुणा करें तो विषम हो सकता है, हो सकता है, आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम मान लिए 7 मान लिया एक, और हम मान लेते हैं 9 मान लो, 9 इसमें 9 सही बैठ रहा है, विषम के लिए तो 9 सही बैठ रहा है, 9 7 63 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम आ जाएगा। तीनों कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रही हैं, तो हो सकते हैं, तीनों के तीनों सही हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आज का, 7 और 3, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से गुणा करने पर भागफल क्या होता है, यानी अभी थोड़ी देर किया था ना, उसमें योग था, इसमें ऐसे इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए 37 डी और डी, इस तरीके से आना चाहिए, मतलब जिससे गुणा कर रहे हैं वही आना चाहिए नीचे 2 बार। ए प्लस बी, ए बी सी डी भिन्न शून्येतर अंक है, यानी जीरो नहीं है, जीरो के अलावा अंक 1 से 9 तक अलग अलग है, इन दोनों को मान बताना है। देखो, हमें ऐसी कंडीशन लानी है कि कुछ ऐसी कंडीशंस देखनी है कि जिस मतलब डी का ऐसा मान मानना है कि उसको अगर किसी अन्य संख्या से गुणा करे तो सेम डी के जैसा आना चाहिए। ये कैसे आ सकता है, जैसे कि इसमें जैसे एक दो कंडीशन में बताता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ सीधा। जैसे कि हम 5 मान ले डी को, और सी को मान ले 7, तो 7 में जो 35, यानी कि इकाई के अंक पे फिर डी आ रहा है। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, एक बन सकती है 4 मान ले, फिर 6 मान ले सी को, 6 चौका 24, यानी इकाई के अंक पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन बन सकती है, और आप और भी कंडीशन ले सकते हो, लेकिन हम इसमें ना टाइम ज़्यादा हो गया, मैं सीधा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। अभी वो प्रयोग करने के लिए टाइम नहीं, आपको कंसेप्ट समझ आ गया। ऐसे मान रखे थे, 5 वाला मान के हमने 2 से ही करते हैं, 5 वाला माना, इसको 5 मान लिया, इसको 7 मान लिया हमने, तो 7 में जो 35 आ गए, यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे कह लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से फिर से 5 लाना है क्योंकि डी लाना है, तो 5 कैसे आ सकता है, यहाँ ऊपर 3 है, तो ऐसी कौन सी संख्या माने जिसको अगर 5 से गुना करे और 3 उसमें जोड़ दे तो क्या आ जाए, 5 आना चाहिए। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि 5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में, या 3 या 5 आएगा, 0 या 5 आएगा तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, या फिर 8 बन सकता है, लेकिन 5 नहीं बन सकता, इसलिए 5 से तो ये नहीं होगा। तो अब ये 5 से नहीं होगा, इसलिए हम 4 से करके देखते हैं। डी को मान लिया 4, अब 4 में हम क्या माने कि यहाँ पे 4 आ जाए, यानी 6 मान लिया, ठीक है, 24 आ गए, 24 की वजह से यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे बच गए 2। ठीक है, अब हमें 4 को किसी ऐसी संख्या से गुना करना है जिसमें जो अगर 2 जोड़ेंगे, कैरी वाली 2 भी तो जुड़ेगा ही ना, तो फिर यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। तो ऐसे कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 थी 12, 12 में से 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो गए, 14 हो गए ना, यानी 4 आ गए, और यहाँ पे 14 का 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, कौन सी संख्या, किसी ऐसी संख्या से गुना करो कि 36 आ जाए, 36 आ जाए और 1 कैरी है तो 37 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ये सही बैठ गया एकदम सही। 936, 36 में से ऊपर से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। यानी कि हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए का मान क्या आ रहा है हमारा 9 आ गया, बी का मान क्या आ रहा है 3 आ गया, और सी का मान क्या मान हमने 6, इनका योग बताना है। 9 6 15 और 3 18 आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा हो एक बार में तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं, बिल्कुल फोकस होकर, तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हो गए, ये कल आपके लिए होमवर्क के लिए है, होमवर्क के लिए ये नहीं है आपको। चलो एक क्वेश्चन ये मैं करवा देता हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड के मानों की किसी भी चेन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है। देखो, अगर ऐसे हो ना, 3 3 के पार्ट्स में हो, एक्स वाई जेड और सम बार हो, यानी 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार इस तरीके से हो ना, और 3 3 की 3 संख्या हो इस तरीके से हो, 3 3 का जोड़, 3 3 संख्याएं हो ऐसे एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, लेकिन सम बार होनी चाहिए, तो वो संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी, याद रखना ये कंसेप्ट है, आप वैसे याद रख सकते हो। वो संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी यदि 3 3 संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, और सम बार लिखी होनी चाहिए, यानी इवन बार, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 1000 बार 10,000 बार। लेकिन विषम संख्या हुई ना, जैसे 1 बार है 3 बार है 7 बार है 9 बार है 11 बार है, तो फिर वो 1001 से विभाज्य नहीं होगा, केवल सम बार के लिए। 6 अंकों की संख्या, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में 2 बार ही है, यानी सम बार है, तो 1001 से विभाजित होगी, इसको जब फैक्टर करेंगे ना तो आ जाएगा 7 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते ना, 11 7 77 से विभाजित है तो भी सही है, और मतलब 13 7 91 से विभाजित है तो 91 से विभाजित है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी दे दी रखा होता है तो भी 1001 में पूरा पूरा भाग जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही आ जाएंगे, 7 और 11 13 से विभाजित होगी अगर संख्या कोई समबार लिखी हुई है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। और यदि 2 अंकों की होती है ना, ये ऐसी होती है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरीके से होती है ना, और समबार ही होती है, वो 3 अंकों वाली है, 2 अंकों वाली होती है ना, ए बी एक्स वाई इस तरीके से, और समबार होती तो वो फिर 101 से विभाजित होती, वो फिर 101 से विभाजित होती। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए 18वां क्वेश्चन, ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, खुद से करना है, और बाकी
आज के लिए इतना ही। हम कल करेंगे, इसी से होमवर्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।